Hello, students. So, after having a brief discussion of the salt and their types, it's now the turn of the salt hydrolysis. One of the very hello, students. After studying salt and their types, it's now the turn of salt hydrolysis, one of the very important aspect of ionic equilibria. Uh, this topic, or say the subtopic, is important and quite crucial to the proper understanding because the questions of ample difficulty are quite asked in JEE from here. So, uh, once again, I would like to suggest you about what I have told you before, that if there is some issue with the acid base concept, then kindly go and have a review of that, and shortly thereafter uh, you have a review of the salt types I have discussed in the previous lecture. So anyway, so I'm starting now with the salt hydrolysis. So to this topic, I will be starting with this very general sentence that if some salt is dissolved in water, following phenomena are likely to occur. So very first thing which is going to occur is number one, the dissolution or solvation. Dissolution or solvation. So I have kept the Kcn in the solid form and have put this solid into the water. तो एक्सेस ऑफ वाटर के साथ एक्सेस ऑफ वाटर में ये सॉलिड फॉर्म जब जाएगा तब ये इसका वहां पे जो है सॉल्वेशन हो जाएगा. तो केसीएन एक्वा फॉर्म एक्वस विल बी फॉर्म्ड और ये प्रोसेस है डिसोल्यूशन. जरूरी नहीं कि सभी कंपाउंड जो है सॉल्वेबल हों. इसमें हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज हमेशा रहेंगी कि कंपाउंड हमारा सोल्यूबल हो सकता है और इनसॉल्यूबल भी हो सकता है. सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स हमारे कुछ जो है सो सोल्यूबल हो सकते हैं और कुछ इनसॉल्यूबल की जिनको हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जैसे कि BaSO4 Ag2CO4 हमने जैसे सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में पढ़ा था. दूसरा जो फिनोमिनन होने वाला है दैट इज योर डिसोसिएशन. एक बार ये जो है सो डिसॉल्व कर गए, सॉल्वेशन हो गया, तो दूसरा एस्पेक्ट हमारा जो होगा, दूसरी बात जो होगी वो होगा हमारा डिसोसिएशन. ये सॉल्वेटेड केसीएन अब जो है सो टूटेगा इनटू द कंस्टिट्यूएंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. तो ये बनाएगा हमारा K प्लस एक्वा प्लस CN माइनस एक्वा. तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन. तीसरी जो बात होने वाली है दैट इज नंबर थ्री इज हाइड्रोलिसिस. अब जो ये आयंस हैं, ये आयंस इन आयंस में सारे आयंस रिएक्टिव हो जरूरी नहीं. तो इसमें कुछ आयंस ही हमारे रिएक्टिव होंगे. कभी सभी आयंस रिएक्टिव हो सकते हैं, कभी कोई एक आयन रिएक्टिव हो सकता है, कभी कोई भी रिएक्टिव नहीं हो सकता. ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं. तो जो यदि इसमें से कोई कंस्टिट्यूएंट आयन रिएक्टिव है तो वो वाटर के साथ जो है सो रिएक्ट करेगा और वाटर का लाइसिस करेगा. प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं. तो ये हमारा जो है सो इसमें K प्लस जो है सो रिएक्टिव नहीं है. अब क्यों नहीं है ये हम शॉर्टली समझेंगे. तो फिलहाल जो है सो Cn माइनस इज रिएक्टिव हियर. तो ये Cn माइनस जो है सो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. Cn माइनस ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करके हमें जो है सो HCN और OH माइनस देगा. तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं. Cn माइनस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द सॉल्ट. जैसे हम KCN कहें
तो केसीएन सॉल्ट है, NaCN सॉल्ट है। तो ये हमारा जो है सो ट्रेंड है ऐसा स्पेक्टेटर आयंस को हटा करके लिखने का। हम चाहें तो KCN प्लस H2O, HCN प्लस KOH भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेक्टेटर आयंस को क्यों मेंशन करें, तो उसे मैंने हटाया हुआ है। तो ये है बेसिकली सॉल्ट और वाटर का रिएक्शन, ये हमारा KCN या NaCN हो सकता है। तो इससे हम क्या समझे, ये जो हमारा thus reaction of reactive constituent ions of salt to keep H plus or OH minus ion, which then can alter the pH of solution, is called salt hydrolysis. अब हमारा जो ये सॉल्ट है, ये हमारा जो ये सॉल्ट है उसका जो रिएक्टिव आयन है CN माइनस, तो CN माइनस ने H2O के साथ रिएक्ट किया और H2O के साथ रिएक्ट करके इसका वाटर का जो है सो लाइसिस कर दिया और इससे हमारा जो है सो OH माइनस रिलीज हुआ। अब OH माइनस रिलीज होगा तो pH जो है सो चेंज होगा, आइदर H प्लस या OH माइनस निकलेगा, तो उससे जो है सो pH ऑफ सॉल्यूशन हमारा जो है चेंज होगा, आइदर एसिडिक हो जाएगा या एल्कलाइन हो जाएगा। तो ये जो CN माइनस है हमारे पास, दिस CN माइनस देन CN माइनस ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और ये वाटर जो है सो स्प्लिट कर रहा है इनटू द H प्लस एंड द OH माइनस। अब ये OH माइनस जो है, ये OH माइनस, दिस OH माइनस सॉरी दिस H प्लस गोज देयर विद द CN माइनस और ये दोनों आपस में फिर रिएक्ट करके जो है सो HCN बनाते हैं और OH माइनस बाहर रिलीज हो जाता है। तो इसके इस तरह से क्या होगा कि यदि OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा जो है सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। यदि सिंपल ये वर्ड भी जो वर्ड हाइड्रोलिसिस है इटसेल्फ ये रिफ्लेक्ट कर रहा है द मीनिंग ऑफ दिस। द हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस इज ब्रेकडाउन। तो ऑब्वियसली हम देखें ऊपर में तो इस सॉल्ट के CN माइनस आयन रिएक्टिव आयन की वजह से जो है सो H2O का स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो हाइड्रोलिसिस हमारा जो है, ये सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस दो टाइप का होता है। मेजर दो कैटेगरीज हैं, फर्दर भी हम क्लासिफाई करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए आगे की बातों को हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को मेजर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो पहला हमारा कैटेगरी है, दैट कैटेगरी इज एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट इज एनाइनिक एंड सेकेंड इज केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। And second is cationic hydrolysis. So we are coming to the anionic hydrolysis. मैंने जब सॉल्ट बताया था तो सॉल्ट में मैंने कहा था कि जब जो सॉल्ट होता है उसका एनाइनिक पार्ट जो है सो हमारा एसिड से आता है और केटाइनिक पार्ट जो है सो वो बेस से आता है। जैसे हमारे पास NaCN है, तो NaCN में जो Na केटाइन है दैट हैज कम फ्रॉम द बेस NaOH और CN माइनस जो हमारा है ये एनाइन हैज कम फ्रॉम द एसिड HCN। तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में हमारा जो है एनाइंस कमिंग फ्रॉम द एसिड रिएक्ट विथ वाटर और इस तरह से जो है सो ये पीएच का अल्टरेशन यहाँ करते हैं।
तो यहाँ ये मैं बात लिखूं कि रिएक्टिव एनायंस coming from the acid reactive anions of salt react with water affecting hydrolysis in this hydrolytic pattern. अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो Cn माइनस है वो यदि वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो यहाँ एनायन रिएक्ट कर रहा था, तो इसको हम क्या कहेंगे? एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे। मैं फिर से उसी एग्जांपल को ले लूं कि Cn माइनस है और ये वाटर के साथ रिएक्ट किया है, तो एनायन रिएक्ट किया है, इसलिए हम इसे जो है सो एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे। Extent of hydrolysis depends on nature and strength of anion। कितना जो है सो पीएच होगा सॉल्यूशन का, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो एनायन पार्टिसिपेट कर रहा है इस हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस में वो कितना स्ट्रॉन्ग है और उसका नेचर कैसा है। नेचर इन स्ट्रेंथ ऑफ एनायन नहीं, आयन। यदि वो केटायन है तो केटायन में केटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, उससे जो है सो पीएच कम हो जाएगा, और यदि ये एनायन है तब जो है सो हमारा पीएच जो है सो अल्कलाइन हो जाएगा। तो हम अभी फिलहाल एनायनिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो इस एनायनिक हाइड्रोलिसिस में कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स हैं, हमें इन बातों को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि जब मैंने केसीएन की बात की तो केसीएन में के प्लस जो है सो रिएक्टिव नहीं था। क्यों रिएक्टिव नहीं था? इन बातों को समझने के लिए हमें कुछ एसिड बेस कंसेप्ट से कुछ खास पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग इससे पहले कि जो है सो डेरिवेशन पार्ट पे जाएं, उसके पहले हमारी जो है सो स्टडी ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट आल्सो बिकम्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो है सो काफी थ्योरेटिकल आते हैं। थ्योरेटिकल ऐसे नहीं, एक थ्योरेटिकल एनसीईआरटी बेस्ड जैसे होते हैं, कभी कभी कुछ इनऑर्गेनिक्स के क्वेश्चन है कि अब यहाँ से क्या है कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, तो ये चीजों को हमें काफी समझना जरूरी होगा। तो दो बातें यहाँ होती है। पहली बात तो कि हमें इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी अप्रोच करना होता है। मैं यहाँ जो है सो और दूसरी बात है कि आगे के नंबरिकल्स को बनाने के लिए भी हमें इन चीजों का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। मैं यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस हम लोग बात कर रहे थे, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस बेसिकली जो हाइड्रोलिसिस है वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है, और इस हाइड्रोलिसिस एनायनिक हाइड्रोलिसिस में हम तीन केसेस को देखने वाले हैं। पहला जो हमारा केस है, दिस इज केस ऑफ नो हाइड्रोलिसिस। तो कंजुगेट बेस किसी, हम कुछ एसिड्स की बात करें, एसिड्स जैसे कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स HClO4 HNO3 HiHCl, these acids never affect the conjugate base of these acids never affect the hydrolysis and hence they leave water neutral। क्यों ऐसा होता है, इस चीज को समझने के लिए हम इन एसिड्स को देखते हैं। बेसिकली ये जो एसिड्स हैं, हमने एसिड बेस इक्विलिब्रियम में पढ़ा है इनके बारे में, कि जो हमारे पास एसिड है, जैसे कि से हम HClO4 की बात कर रहे हैं, HClO4 HNO3 HiHCl, ये सभी जो एसिड्स हमारे हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन योर H3O+, हाइड्रोनियम आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो हम किसी एक एसिड HClO4 से ले रहे हैं, HClO4 जो है सो ज्यादा एसिडिक होगा, किससे?
H3O प्लस से ज्यादा एसिडिक होगा, और ये H2O से तो ज्यादा एसिडिक होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हम एसिड बेस कंसेप्ट में इनके बारे में पढ़ते हैं। एनीवे मैंने इस चीज को फिर से यहाँ पे थोड़ा ये याद करवाया, रिमाइंड करवाया है। अब यदि इनके कंजुगेट बेसिस को हम लें तो कंजुगेट बेस के स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जस्ट उल्टा होता है। कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ के का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इनका ऑर्डर हमारा हो जाएगा, इसमें हम ले लें ClO4 माइनस कंजुगेट बेस HClO4 का एक H प्लस एसिड। जो कंजुगेट बेस होता है उसमें एसिड के कंपैरिजन में एक H प्लस कम होता है, तो ClO4 का कंजुगेट बेस ClO4 माइनस, H3O का हो जाएगा कंजुगेट बेस H2O, और H2O का कंजुगेट बेस हो जाएगा OH माइनस, और जो वीकेस्ट एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसलिए पूरा ऑर्डर ही रिवर्स हो जाएगा। तो हमारा यहाँ जो है सो OH माइनस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, उसके बाद H2O, और वीकेस्ट बेस कौन सा होगा, ClO4 माइनस। इट डज मीन कि ClO4 माइनस जो है सो वाटर से वीकर बेस है। तो जब ClO4 माइनस हमारा जो है सो दिस विल रिएक्ट विथ वाटर, ये यदि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिख रहे हैं कि इस रिएक्शन में इससे जो है सो एसिड बन रहा है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इस रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा जो है सो बन रहा है HClO4, ClO4 माइनस जो है सो H2O से प्रोटॉन लेगा, होगा कि नहीं वो हम देखेंगे। HClO4 और प्लस क्या बनेगा, OH माइनस, ये हमें देखा। ठीक, अब यदि हम ClO4 माइनस की टेंडेंसी की बात करें तो ClO4 माइनस के बेस के जैसा बिहेव करने की क्राइटेरिया क्या है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन कहाँ से एक्सेप्ट कर सकता है, H2O से। ये लेफ्ट साइड के रिएक्शन को देखें तो जो लेफ्ट साइड रिएक्शन है ये हमारा इस डायरेक्शन में, ये क्या है, इस डायरेक्शन में ये हाइड्रोलिसिस है, लेफ्ट टू राइट जो है सो हाइड्रोलिसिस है, और राइट टू लेफ्ट क्या है, तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हाइड्रोलिसिस का क्या होता है, अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये प्रोसेसेस। तो दिस इज योर सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो जो हमारा यहाँ रिएक्शन हो रहा है ClO4 माइनस का H2O के साथ, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि ClO4 माइनस जो है वीक बेस है, वाटर से वीक बेस है। तो ClO4 माइनस वाटर से तभी H प्लस ले सकता था यदि वो H2O से स्ट्रॉन्गर बेस होता, जो कि नहीं है। हम अभी ऊपर कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ का ये जो ऑर्डर देख रहे हैं, इस ऑर्डर से हमें क्या पता चल रहा है कि ClO4 माइनस हमारा जो है सो ये H2O से जो है सो वीकर बेस है, इसीलिए ये जो है सो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। दूसरी तरफ यदि रिवर्स डायरेक्शन में देखें, राइट टू लेफ्ट न्यूट्रलाइजेशन डायरेक्शन में देखें, तो HClO4 जो है सो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो एक में प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है और दूसरे में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो है टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। दोनों में ज्यादा लूज और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा कि ये रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन है दिस विल बी 100%, और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है लेफ्ट टू राइट यानी हाइड्रोलिसिस, ये हो जाएगा 0%। तो इसका मतलब हुआ कि यदि कोई कंजुगेट बेस हम लेते हैं किसी एसिड का, ऐसे एसिड का जो कि H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ऐसे किसी एसिड का यदि कंजुगेट बेस लेते हैं तो वो कंजुगेट बेस जो है सो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं, वाटर का हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, और जो है सो वाटर का पीएच जितना था 7 था न्यूट्रल वाटर का, तो 7 का 7 ही रह जाएगा, ना तो ज्यादा होगा और ना ही कम होगा। तो इस तरह के केसेस में पीएच ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन
pH ऑफ सॉल्यूशन क्या रह जाएगा, तो दिस विल बी 7। दूसरा जो हम केस लेने वाले हैं, कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर बट वीकर देन H3O प्लस अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू द लिमिटेड एक्सटेंट until the state of equilibrium is reached. Basically equilibrium is reached, and hence this process makes water slightly alkaline or the solution alkaline. हम यहाँ एसिड्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे एसिड्स की बात जो H3O प्लस से जो है सो स्ट्रॉन्गर वीकर हैं, लेकिन H2O से जो है सो जो है सो वो स्ट्रॉन्गर। पहले के केसेस में हमारे जो एसिड्स थे वो स्ट्रॉन्गर देन वाटर, स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोनियम आयन, दोनों से ज्यादा, इस दोनों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर थे। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि ये H3O प्लस हमारे पास है। अब H3O प्लस जो है सो स्ट्रॉन्ग, ये ज्यादा स्ट्रेंथ का है, और इससे कम जो है सो स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड है, और उससे भी कम हमारा जो है सो H2O है। इनफैक्ट H2O में भी H प्लस देने की टेंडेंसी है। तो हमारा जो एसिड है उसका एसिडिक बिहेवियर हाइड्रोनियम आयन से तो कम होगा, लेकिन वाटर से ज्यादा होगा। ऐसे जो एसिड्स हमारे पास हैं, इन एसिड्स की यदि हम बात करें तो दीज एसिड्स आर, कौन कौन से एसिड हो सकते हैं ये एसिड्स हमारे हो सकते हैं जैसे कि HCN, जैसे कि एसिटिक एसिड, इस तरह के एसिड्स, जैसे कि H3BO3, तरह के बहुत सारे एसिड्स हैं जो कि इस तरह का बिहेवियर, यानी ये हमारे जो हैं सो H3O प्लस से तो ज्यादा नहीं है एसिडिक, उससे कम एसिडिक है, लेकिन जो है सो ये हमारा जो है सो H2O से कम ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे और भी कुछ एसिड्स ले सकता हूँ, जैसे H2S हो गया, ये सभी एसिड्स जो हैं सो सॉरी एसिड, हाँ H2S जो है सो H2 से ज्यादा एसिडिक होता है ऑब्वियसली, है ना, या HNO2 मैं ले लूँ, HNO3 जो है सो ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन HNO2 जो है सो हाइड्रोनियम आयन से वीकर एसिड होता है। तो यदि इस तरह के बेसिस इसका कंजुगेट बेस लें, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं किसी एक के रिफरेंस में से कि मैं यहाँ HCN ले लूं, तो एसिड का स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर हम किसी पर्टिकुलर एक एसिड के रेफरेंस में कर रहे हैं, बाकी सभी उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ मैं कहूंगा कि H3O प्लस जो है सो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और इससे कम जो है सो HCN है, और इससे भी कम हमारा जो है सो वाटर, और वाटर से ज्यादा है। तो इसका जो कंजुगेट बेस है उसका स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, तो H3O का यदि हम कंजुगेट बेस लिखते हैं तो क्या हो जाएगा H2, HCN का यदि कंजुगेट बेस लिखते हैं तो क्या होगा CN माइनस, और H2O का यदि कंजुगेट बेस लिखते हैं तो क्या हो जाएगा OH माइनस, एक H प्लस कम। अब पहले से पता है हमें कि यदि हम एसिड्स का कंजुगेट बेस लेते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है सो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर का जस्ट उल्टा होता है, यानी OH माइनस हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा और H2O हमारा जो है सो वीकेस्ट हो जाएगा। यदि हम CN माइनस का रिएक्शन करवा दें, यदि हम CN माइनस का रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये रिएक्शन जो है सो इसमें हमारा एक तो ये दोनों तरफ से प्रोसेस होगा। हम हाइपोथेटिकली यहाँ फिर से एक बार सोच रहे हैं कि CN माइनस को यदि वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या होगा एग्जैक्टली। तो इस चीज को देखने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं HCN, CN माइनस को यदि H2O ने प्रोटॉन दे दिया तो HCN बनेगा, और बाकी बच जाएगा OH माइनस। तो फिर से हमारा जो है सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जो है सो हाइड्रोलिसिस है, एंड राइट टू लेफ्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। हमारा जो ये CN माइनस है, ये वाटर से CN माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, ये हमें दिख रहा है यहाँ से कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर कि CN माइनस जो है सो CN माइनस जो है सो वाटर से स्ट्रॉन्गर है, CN माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर। तो इसलिए जो है
क्योंकि ये इससे स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए CN- वाटर से जो है सो प्रोटॉन ट्रैप कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और HCN बना सकता है। तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी है। मैं एक अब ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं मान रहा हूँ कि ये 60% होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इधर जो है सो HCN है और HCN जो है सो स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड है, और OH- क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन जो है सो बैक साइड में भी। CN- प्लस H2O, ये रिएक्शन 100% इसलिए नहीं हो रहा कि CN- जो है सो वीक बेस है, ये ठीक है वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसलिए थोड़ा ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब थोड़ा मतलब 100 से कम होगा, मैंने माना है कि 60% होगा, मान लो। तो इधर भी तो एसिड हमारा वीक है और बेस जो है सो स्ट्रॉन्ग है, OH- इज स्ट्रॉन्गर, तो थोड़ा सा रिएक्शन इधर भी होगा, 40% होगा। मींस ये रिएक्शन दोनों साइड से होगा until the state of equilibrium has been reached। तो ऐसे कंडीशन में हमारा थोड़ा बहुत तो OH- निकलेगा और सॉल्यूशन जो है उसका पीएच जो है तो 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए द वर्ड्स यूज्ड आर द स्लाइटली अल्कलाइन। जब किसी कोई कंजुगेट बेस किसी एसिड का जो कि स्ट्रॉन्गर देन वाटर है बट वीकर देन H3O प्लस, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा इस कंजुगेट बेस से, तो हाइड्रोलिसिस जो है सो कंप्लीट नहीं होगा, ये 60% या 40% होगा, 100% नहीं होगा। यानी ये हाइड्रोलिसिस हमारा जो है सो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होगा अंटिल द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इससे जो हमारा सॉल्यूशन या जो वाटर है वो कैसा रहेगा, स्लाइटली एल्कलाइन। तीसरा जो हम केस देख रहे हैं, एसिड्स व्हिच आर वीकर और नियरली इक्वल इन स्ट्रेंथ टू वाटर हाइड्रोलाइज सिग्निफिकेंटली एंड मेक वाटर डिस्टिंक्टली बेसिक। हम यहाँ ऐसे एसिड्स की बात कर रहे हैं जो वाटर के कंपैरिजन में लेस बेसिक, हाँ वाटर के कंपैरिजन में हमारा जो है लेस एसिडिक हैं, ऐसे एसिड्स की हम बात कर रहे हैं और उनके कंजुगेट बेस तो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। तब ऐसे केस में हम कहें कि यदि हमारे पास से देयर इज अ केस कि हम कुछ एसिड्स की बात कर रहे हैं, एसिड्स यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, से कि मैं एसिड्स में पहला नाम लिख दूं NH3 का। NH3 भी प्रोटॉन दे सकता है, नॉर्मल कंडीशन में हम इसे बेस मानते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन दे सकता है यदि बहुत ज्यादा बेसिक कुछ हो तो। लेकिन वाटर के कंपैरिजन में ये लेस एसिडिक है, क्योंकि वाटर में कंपैरेटिवली एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। तो इसलिए NH3 से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा H2O, और H2O से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा HF, हाँ HF हो जाएगा। तो NH3 जो है सो वाटर से लेस एसिडिक है। अभी हमने देखा कि राइट साइड में H2 ऑक्सीजन है, इसलिए उसका हाइड्राइड जो है ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम NH3 जो है की बात कर रहे हैं। दूसरा मैं कह रहा हूँ H2। अब H2 भी जो है सो ये इसमें से प्रोटॉन यदि लूज करवाएं तो क्या बनेगा, H-, है ना। तो यानी ये प्रोटॉन लूज कर सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो तो, ठीक है, थ्योरेटिकल बात। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि से की केस ऑफ HS-। अब H2S जो है सो H2S जो है सो H2O से ज्यादा एसिडिक है, लेकिन उसमें से यदि एक प्रोटॉन निकल जाए तब की बात हम कर रहे हैं। तब ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा या बाई सल्फाइड आयन जो होगा, दिस हैज द वन H+ टू डोनेट स्टिल टू मेक द सल्फाइड आयन। तो ऐसे केस में एसिडिक बिहेवियर ये भी डिस्प्ले करेगा। लेकिन ये जो एसिड्स हमारे पास हैं, इन एसिड्स का जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, वो वाटर और हाइड्रोनियम आयन के कंपैरिजन में कैसा है, तो हाइड्रोनियम आयन तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा इनके कंपैरिजन में। इससे कम एसिडिक हमारा जो है सो वाटर होगा। और इसमें मान लो एग्जांपल हम ले लें NH3 का, तो NH3 वाटर से भी कम एसिडिक। यदि हम कंजुगेट बेस के स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो कंजुगेट बेस के स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम क्या लिखेंगे कि H3O का कंजुगेट बेस बना दें तो H2O हो जाएगा, और H2O का कंजुगेट बेस बना दें तो OH- हो जाएगा, और NH3 का कंजुगेट बेस बना दें तो NH2- हो जाएगा।
अब रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, इसलिए ऐसा ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा, यानी NH2 माइनस जो है सो हमारा NH2 माइनस हमारा जो है सो OH माइनस से ज्यादा बेसिक है कंपैरेटिवली, और वाटर से तो ज्यादा है ही। ठीक है, तो यदि हम NH2 माइनस का रिएक्शन, यदि हम से कि NH2 माइनस हम बेस लेते हैं, है ना, NH2 माइनस NaNH2 से, तो NH2 ये हमारा यदि NH2 माइनस है, ये यदि हमारा वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो वाटर के साथ यदि ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ वाटर के साथ यदि ये रिएक्शन करेगा तब ये बनाएगा NH3 और दूसरा ये बनाएगा OH माइनस। अब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो हमारा यहाँ दिख रहा है NH2 माइनस प्लस H2, ये हो गया NH3 प्लस OH माइनस, ये जो हमारा यहाँ बन रहा है, इसमें हम देखें कि बेस हमारा स्ट्रॉन्गर है वाटर से, तब जो है सो दिस कैन इफेक्ट द, और काफी स्ट्रॉन्ग है वाटर से इनफैक्ट, तो दिस कैन इफेक्ट द हाइड्रोलिसिस टू अबाउट 100%, 100%। लेकिन इधर जो है सो NH3 है, और NH3 वीकर बेस देन योर OH माइनस, NH3 जो है सो OH, NH3 और OH माइनस हमारे पास इधर अवेलेबल है, तो OH माइनस इज नॉट गोइंग टू ट्रैप द हाइड्रोजन फ्रॉम द NH3, क्योंकि इससे हमारा जो है सो H2O बनेगा, है ना, तो हमारा जो है सो ये प्रोसेस लेफ्ट साइड में इफेक्टेड नहीं होगा, इधर जो है सो ये 0% रिवर्स डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब हुआ कि दिस इज द केस ऑफ योर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये मैंने यहाँ हमें लिखना चाहिए था कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस केस ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और ये जो है सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, केस ऑफ नो हाइड्रोलिसिस पहली बात, दूसरा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एंड तीसरी बात द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो इससे अभी तक हमने क्या समझा है कि जो हमारा हाइड्रोलिसिस होता है, ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किसी केस में हमारा हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, जैसे ClO4 माइनस जैसे आयन्स हो, या NO3 माइनस आयन हो, I माइनस हो, Cl माइनस हो, तो ये जो है तो वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते और वाटर को न्यूट्रल छोड़ देते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस की हम बात कर रहे थे, यहाँ हम उन एसिड्स की बात करते हैं जो हाइड्रोनियम आयन से तो वीकर हैं, लेकिन वाटर से जो है सो स्ट्रॉन्गर हैं। ऐसे केस में जो है सो थोड़ा परसेंटेज, 100% की बात यहाँ नहीं होती, यहाँ थोड़ा फॉरवर्ड और थोड़ा बैकवर्ड, थोड़ा साथ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस और थोड़ा साथ में हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, तो यहाँ पे हमारा जो है सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा। तीसरा जो केस है हमारा, दैट इज ऑफ योर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और इस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में तो हम ऐसे एसिड्स की बात करते हैं जो वीकर इन स्ट्रेंथ टू द वाटर एंड आल्सो वीकर इन स्ट्रेंथ टू द H3O+, H3O+ से तो खैर होगी जब वाटर से स्ट्रॉन्ग वीकर है, तो ऐसे केसेस में हम ऐसे एसिड्स की बात करते हैं और इनका जब एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं और जब ये रिवर्स में कंजुगेट बेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ऐसा हमें ये मिलता है। तो इससे हमें पता चला, हम इस
क्वेश्चन का अब इस बात को हम समझ पा रहे हैं कि कौन से आयन जो है सो वाटर को हाइड्रोलाइज करेंगे और कौन से एनायन वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं। इसके बाद हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की। इसमें जो सॉल्ट जैसे हमारा कोई एक्स वाई है, उसमें एक्स हमारा एक्स प्लस कैटायन है और वाई माइनस हमारा एनायन है। यदि कैटायन हमारा रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो यहाँ पे हमारा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास जो है सो एक सॉल्ट एक्स वाई का एक्स प्लस जो कैटायनिक पार्ट है, ये यदि वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, दिस विल बी एक्स प्लस के साथ जो है सो OH आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा XOH और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, H प्लस। तो इस तरह का जो हाइड्रोलाइटिक पैटर्न होगा उसमें यदि हाइड्रोलिसिस हुआ तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन का क्या होगा, पीएच जो है सो लेस देन 7 हो जाएगा, क्योंकि पीएच एसिडिक हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए नेगेटिव लॉगरिथम डिक्रीज करेगा और पीएच हमारा जो है सो लेस देन 7 हो जाएगा फॉर सच सॉल्यूशन। इस तरह के कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में हमारा जो है सो डिफरेंट केसेस अराइज हो सकते हैं। द केस ऑफ नो हाइड्रोलिसिस, द केस ऑफ हाइड्रोलिसिस टू द लिमिटेड एक्सटेंट दैट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और द केस ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। So after anionic hydrolysis, I am talking now about the cationic hydrolysis. किसी सॉल्ट XY में यदि हमारे पास ये X प्लस कैटायन है और ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये इस तरह से हमारा रिएक्ट करके और ये सोल्यूशन देता है कि जिसका पीएच जो है 7 से कम होगा। हम ये बात अभी की, हम लोगों ने भी ये बात किया है। अब इसके बाद हम कुछ कंडीशंस देख रहे हैं कि जो है सो हमारा किस केस पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, कब हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट को देखें, ऑल यूनिवैलेंट कैटायंस ऑफ ग्रुप Na+K+, अभी ये सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, दे आर क्वाइट एसिड्स, दे कैन बी एक्सप्लेन्ड टू बी द एसिड इन लेविस टर्म्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो तो एसिड ही होता है। लेकिन इसमें प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है, बड़ा क्लियरली दिख रहा है Mg2+, Ca2+, Sr2+ के साथ भी, इसमें हम एक्सेप्शन एक्सेप्ट Be2+ ही लेते हैं। तो ये सभी H2O से तो वीक एसिड्स हैं ही, ये H3O+ से भी वीक हैं। अब क्योंकि ये दोनों से ही वीक हैं, hence they will not be affecting the hydrolysis and once again will be leaving the water neutral। तो यदि मैं Na+ का रिएक्शन करवा दूं वाटर के साथ, Na+, तो Na+ का रिएक्शन यदि मैं वाटर से करवा दूं, Na+ जो है सो H2O से वीक बेस, वीक एसिड है और H3O+ से भी वीक एसिड है। तो क्योंकि H2O से वीक एसिड है ये, तो फिर से जब एसिड H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो H2O को ये वीक एसिड हमें नहीं देने वाला। ये जो है सो कैटायन क्या करेगा, अब ये एनायन तो है नहीं, एनायन रहता तो H+ लेता, लेकिन ये तो कैटायन है, ना तो ये H+ ले सकता है और ना ही H+ दे सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा और हम लिखेंगे नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। हम बात कर रहे हैं लिमिटेड और पार्शियल हाइड्रोलिसिस की। हम यहाँ कुछ कैटायंस की बात कर रहे हैं जो वाटर से तो H3O+ के कंपैरिजन में तो हमारा ज्यादा, H3O+ के कंपैरिजन में ही लेस एसिडिक है, बट एल्स अदरवाइज they are stronger acids than your stronger acids than water। तो ऐसे केसेस में हमारा जो है सो हाइड्रोलिसिस होगा वो 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा पार्शियल तो हो सकता है। जैसे मैं NH4+ की बात करूँ, तो क्योंकि NH3 जो है सो कंजुगेट NH3 और H2O में हमारा H2O जो है सो स्ट्रॉन्गर एसिड, लेकिन यदि NH3 प्रोटोनेट हो जाए तब ये जो है सो एक अच्छा एसिड बन गया है, लेकिन प्रोटोनेटेड वाटर यानी H3O+ से तो ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता। तो इसलिए NH4 का एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको एसिड बेस कांसेप्ट से इजीली समझा जा सकता है कि इससे ज्यादा तो H3O+ का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, लेकिन NH4+ का जो है
सो H2O से जो है सो ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये प्रोटोनेटेड अमोनिया है। अब अमोनिया वाटर से कम एसिडिक है, लेकिन प्रोटोनेटेड अमोनिया कम नहीं होगा, वो ज्यादा, ठीक है। और दूसरी तरफ प्रोटोनेटेड वाटर है तो वो ज्यादा हो ही जाएगा फिर। तो इसलिए यदि हम NH4 प्लस का रिएक्शन करवाएं, NH4 प्लस यदि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा ही सही नहीं सही, लेकिन थोड़ा तो वाटर को ये एवेल करवाएगा, वाटर को ये एवेल करवाएगा प्रोटॉन, और क्या बनेगा NH3 प्लस H3O प्लस। अब H3O प्लस का मतलब है H प्लस, तो इसीलिए जो है सो दिस इज बेसिकली द प्रोटोनेटेड H प्लस है ना ये, तो हाइड्रोनियम आयन इज प्रोटोन बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा जो है सो H प्लस निकल रहा है, तो सॉल्यूशन जो हमारा यहाँ होगा, ये सॉल्यूशन दिस टाइम इज गोइंग टू बी द एसिडिक, तो सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाएगा, पीएच इज लेस देन 7, ये लिमिटेड और पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से हमारा जो है सो NH4 प्लस जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब ये जो है सो H प्लस रिलीज करेगा, और फाइनल सोल्यूशन जो हमारा ऑब्टेन होगा वो एसिडिक पीएच का होगा, पीएच विल बी लेस देन 7। So eventually I am talking about the case of the complete hydrolysis with the cations. यदि कोई salt का cation हमारा आया है, salt का cation यदि stronger acid है H3O plus से, तो इसके लिए हमें कैसा एसिड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, तो हम जैसे पीएच3 कहें तो ज्यादा एसिडिक होगा पीएच3, और पीएच3 में भी यदि प्रोटोनेट कर दें तो हमारा जो है सो ज्यादा एसिडिक होगा ये पीएच4 प्लस। तो यदि इस पीएच4 प्लस का हम रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ, तो पीएच4 प्लस जो है सो क्योंकि H3O प्लस से भी ज्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे pH4 प्लस और वाटर, pH4 प्लस वाटर, वाटर क्या बनेगा, ये बनेगा H3O प्लस और pH3। अब क्योंकि pH4 प्लस जो है सो वाटर से बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, और ये इवन मोर एसिडिक देन H3O प्लस है, तो H3O प्लस जो है सो pH3 से pH3 को प्रोटॉन दे करके pH4 प्लस नहीं बनाएगा। इनफैक्ट pH4 क्योंकि बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा H प्लस देने की टेंडेंसी pH4 प्लस में होगी। वाटर को वो जल्दी से, क्योंकि जितना ज्यादा H प्लस डोनेशन करने की टेंडेंसी उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो pH4 plus readily will lose its H plus and will be giving the H2O. So this reaction will be 100% in forward direction and 0% in backward direction, and hence this is one of the case of complete hydrolysis। और क्योंकि complete hydrolysis हो रहा है, इसलिए यहाँ पे once again pH7 से कम होगा, एसिडिक होगा, पहले वाले केस से तो खैर ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इतना ये थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार इसको स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रिव्यू द सेम इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ द सॉल्ट आल्सो, और मैं यहाँ एक डीपीपी शेयर कर रहा हूँ, इसको आप बनाएं, एंड देन हम इसके बाद डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे आएंगे।